पाथ फाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। और चलिए आज एडवर्ब में हम लोग एडवर्ब को 3 भागों में जो बांटे थे, सिंपल एडवर्ब हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। बी में पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब यानी संबंध वाचक क्रिया विशेषण। संबंध वाचक क्रिया विशेषण। सब में रहस्य छुपा रहता है उसके नाम में ही, नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। कहेंगे द एडवर्ब विच मॉडिफाई द एडवर्ब which modifies the adverb which modifies the verb the verb following then the verb following then and at the same time join the sentence together is called relative एडवर्ब। हिंदी में आप लिख लें, मैं बोल देता हूं। जिस क्रिया विशेषण से किसी पूर्व प्रयुक्त शब्द से संबंध की अभिव्यक्ति हो, किसी पूर्व प्रयुक्त शब्द से संबंध की अभिव्यक्ति हो, उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। हिंदी में नोट कर लिए होंगे। when जब, where जहां, when where ठीक है, why क्यों, ठीक है, how जैसे कैसे, ये सारे शब्द हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है। अब एक वाक्य में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूं कि दिस इज द टाइम व्हेन, दिस इज द टाइम व्हेन we should start this work,
दिस वर्क। अभी ये क्या किया कि समय अभिव्यक्त तो किया, when we should, और यानी यह वही समय है जब हमें काम शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, मैं एक और वाक्य बोल सकता हूं, जैसे मैं बोलूं दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्ड करो, कह सकते हैं आई डोंट नो हाउ ही इज। आई डोंट नो हाउ इज ही। आई डोंट नो हाउ ही इज। ही इज बन गया। यहाँ यहाँ ये क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव एडवर्ब। तो देख लिए आप रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, इसका काम क्या है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो 3 नंबर था। एडवर्ब को हमने शुरू में 3 भागों में बांटा है। पहला था सिंपल, जो पढ़ लिए हैं इसके पहले वाली वीडियो में। ये दूसरा है जो अभी आपने देख लिया। चलिए तीसरा एडवर्ब की बात करते हैं, फिर पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे। तो एडवर्ब के जो काइंड थे उसमें तीसरा था इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहेंगे द एडवर्ब विच इज यूज टू आस्क। द एडवर्ब which is used to ask question. It is used to ask question is called interrogative एडवर्ब। कहेंगे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। हिंदी फिर नोट कर लीजिए, बोल देता हूं। जिस क्रिया विशेषण से चाहे ऐसे लिखेंगे, जिस क्रिया विशेषण का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं या कहा जाता है। अब इसमें भी जान लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड आएंगे। कहेंगे कि व्हेन। अब ये जान लो कब। क्लियर है? हाउ लॉन्ग, कब तक। क्लियर है? हाउ मच,
हाउ मच, कितना, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितनी बार या कितना बार, कितनी बार या कितना बार। हाउ मैनी, कितना, चाहे कितनी। etc, ये जो है यही एडवर्ब हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। इनका काम है कि ये प्रश्न पूछेंगे। और जैसे कहें कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हो भाई, है ना। हाउ ओल्ड इज ही, हाउ ओल्ड इज ही। तो यहाँ 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 ये सब क्या है, तो इन्हीं का नाम दिया जाता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो देखिए सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब को थोड़ा सा एक ही लाइन में इसकी पहचान के सहित बता देते हैं, क्योंकि आपको ये पहचान आना चाहिए, तभी जाकर आप कहीं इसका यूज कर सकते हैं। जब तक किसी चीज को आप पहचानेंगे नहीं, उसके गुण को नहीं जानते हैं, तब तक आप उसका यूज नहीं कर सकते, संभव नहीं है। क्लियर। तो हो जाएगा सिंपल रिलेटिव या इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। अब किसको कब क्या कहते हैं, यही एक लाइन, इसी को याद कर लीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो लिख देते हैं सिंपल एडवर्ब वाले वाक्य, सिंपल एडवर्ब वाले सेंटेंस, सिंपल एडवर्ब वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, जबकि सिंपल एडवर्ब वाले सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य, यानी जिसमें रिलेटिव एडवर्ब होगा, वह जो वाक्य होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। वाले वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्या समझा कि सिंपल एडवर्ब वाले वाक्य सिंपल सेंटेंस होते हैं, जबकि रिलेटिव एडवर्ब वाले वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्लियर। सिंपल एडवर्ब
का प्रयोग, सिंपल एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में, मध्य में या अंत में, कहीं भी हो सकता है, हो सकता। सिंपल एडवर्ब वाले का प्रयोग माने सिंपल एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर सकते हैं, वाक्य के अंत में कर सकते हैं, है कि नहीं, माने कहीं भी कर सकते हैं। जबकि रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त एंटीसीडेंट यानी पूर्व पद के बाद होता है, एंटीसीडेंट के बाद ही होता है, ठीक है। तथा इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। क्या क्या समझे? आपने देखा कि जिसमें सिंपल एडवर्ब होगा वो सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसमें रिलेटिव एडवर्ब होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर सकते हो, माने सिंपल जो एडवर्ब होगा उसका प्रयोग वाक्य के शुरू में कर सकते हैं, वाक्य के मध्य में कर सकते हैं, वाक्य के अंत में कर सकते हैं। जबकि रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के मध्य में किया जाता है, नहीं, एंटीसीडेंट के बाद किया जाता है। और इंट्रोगेटिव जो एडवर्ब होते हैं उनका भी प्रयोग वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे व्हाट इज योर, चलिए ये तो था, आपने अभी तक सिर्फ एडवर्ब के जो काइंड थे उनको हमने समझ लिया एक एक करके। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट करेंगे। यानी किसी वाक्य में अगर एडवर्ब आता है तो कहाँ कहाँ आ सकता है। अगर आ ही जाए तो आप उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। कहेंगे पोजीशन एंड रूल ऑफ एडवर्ब। हेडिंग बना लीजिए, पोजीशन एंड रूल ऑफ एडवर्ब। पोजीशन एंड रूल्स, बहुत सारे रूल्स होंगे, रूल्स ऑफ एडवर्ब्स। यानी किसी वाक्य में कोई एडवर्ब आएगा तो कब आएगा, कहाँ आएगा, ये पोजीशन जानने की जरूरत होती है। क्योंकि क्वेश्चन यहां से पोजीशन को हेर फेर करके आपसे
क्वेश्चन दिए जाते हैं एरर में। देखिए पहले समझ लीजिए, यदि एडवर्ब का प्रयोग गलत स्थान पर कर दिया जाए तो अर्थ बदल जाता, यानी सही प्रयोग आपको आना ही चाहिए। जैसे मैं कहूं, देखिए, ओनली ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहां ओनली एक एडवर्ब है और वाक्य के शुरू में है। इसका हिंदी होगा कि केवल वह अंग्रेजी बोल सकता है, केवल वह अंग्रेजी बोल सकता है। अर्थ को समझेंगे। पहला, केवल वह अंग्रेजी बोल सकता है। अब मैं इसी ओनली का स्थान बदलने का प्रयास कर रहा हूं, तब इसका हिंदी देखिए। He can only speak इंग्लिश। वह केवल अंग्रेजी बोल सकता है, वह केवल अंग्रेजी बोल सकता है, बोल सकता है, यानी केवल अंग्रेजी बोल सकता है। इसका मतलब हुआ यानी लिख नहीं सकता, लिख नहीं सकता। ध्यान से समझिए, यहां था कि केवल वही एगो है जो माने अंग्रेजी बोल सकता है। दूसरे में इसका जैसे ही पोजीशन बदला तो इसका मतलब हो गया कि वह केवल अंग्रेजी बोल सकता है, यानी उसको दूसरी बार बोल सकता है केवल अंग्रेजी, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। आगे देखो, मैं कहूं he can speak, चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ओनली। इसका मतलब होगा कि वह केवल बोल सकता है, यानी वह केवल बोल सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। देखिए, सिर्फ एडवर्ब का स्थान बदलने से आपको देखने को मिला कि कैसे इसका हिंदी बदल जाता है, यानी हिंदी मीनिंग में इसके कितनी कमियां आ जाती हैं। तो चलिए आगे अब हम पढ़ेंगे पोजीशन। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया होगा कि पोजीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जब अर्थ बदल जाएगा, ठीक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है किसमें, जब इसको सेंटेंस में पिरोया जाता है, सेंटेंस में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बड़ा ही, याद रखिएगा, बड़ा ही सावधानी बरतनी पड़ती है, अन्यथा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कब, क्या, कहां, कैसे लगाते हैं, पोजीशन की बात करते हैं। हेडिंग बता देंगे पोजीशन। अब आ जाइए, पोजीशन में पहला में हम कहेंगे
एडवर्ब ऑफ मैनर को ले लेते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का जो ढंग होगा, जैसे कहेंगे स्लोली, फास्ट, इजली, क्विकली, केयरफुली, वेल, लिख दें स्लोली। क्लियर? फास्ट, अब याद एगो रखना बाबू, फास्ट तो ठीक है, फास्टली कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। इजली, केयरफुली, केयरफुली, वेल, बैडली, etc। क्लियर है? कहेंगे कि इनका जब भी प्रयोग करोगे तो वाक्य में वर्ब के बाद किए जाते हैं, यानी कहेंगे, नोट बना लो चाहे एरो दे दो, कहो कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर वाक्य में वर्ब, वाक्य में वर्ब के बाद, वाक्य में वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब एक और इसमें शर्त है, उसको यहीं लिख देते हैं, लेकिन वाक्य में वर्ब के, लेकिन वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट हो तो, यानी ऑब्जेक्ट हो तो इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। ध्यान देना, बात को मेरे समझो। मैं कहूं सी टॉक्स वेल, अब वर्ब के बाद आया वेल, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है। लेकिन अगर मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ले लूँ इस क्रिया का, तो मुझे इस वेल को, स्लोली को, फास्ट को, इजली को, फ्लुएंटली को कहाँ ले जाना होगा? उस ऑब्जेक्ट के बाद लाना होगा। जैसे जैसे ध्यान दो, राधा स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ध्यान दे, कैसे बोलती है? तो फ्लुएंटली बोलती है। तो देखिए, इस क्रिया, इस वर्ब का ये है ऑब्जेक्ट। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हमने क्या किया? एडवर्ब ऑफ मैनर को उसके बाद लगा दिया। तो ये ध्यान देने की बात है कि जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के बाद होता है, लेकिन यदि उस वाक्य में उस क्रिया का ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम क्या करते हैं? उस एडवर्ब ऑफ मैनर को उस ऑब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। संभवतः एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ भी रहा होगा। वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते चले। 12 के बच्चे तो पीछे न रहें इस चीज में एकदम। चलिए,
दूसरा, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम आपको पता है क्या है बाबू? व्हेन है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन है, इट है, नाउ है, टुमारो है, एस्टरडे है, बहुत सारा है। इन बहुत सारा है, वो तो आपको लिस्ट भी दे दिया गया है, उसमें देख लेना जब वीडियो में जब पढ़ाए हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, उसमें पूरा लिस्टिंग कर दिए हैं। कहेंगे ये वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। ये वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, लेकिन वाक्य के वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो इन्हें भी ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। जैसे राधा विल कम सुन, ध्यान से देखिए, सुन उसके बाद। लेकिन कहें राधा विल गो टू कोलकाता, राधा विल गो टू कोलकाता, राधा विल गो टू कोलकाता द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे एडवर्ब है, क्या हुआ? आप ध्यान दीजिए कि वर्ब के बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग लगा देते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी एगो पढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तीन दो तो हो गया, चलिए तीसरा को देखते हैं कि वाक्य में कहाँ लगाएंगे। कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको पता है, हेयर, देयर, ऑन, अप, डाउन, है कि नहीं? इसको आप वहां से देख लिया कीजिए, ठीक है। कहेंगे कि ये भी वर्ब के बाद ही लगाए जाते हैं। प्राय देख रहे हैं कि ये कहाँ लगा रहे हैं? वर्ब के बाद लगा रहे हैं, वही बात है। लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ये उस ऑब्जेक्ट के बाद
लगते हैं। कहेंगे राम लिप्स हेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है। कहेंगे देयर आर बुक्स एवरीवेयर, ऑब्जेक्ट है और ये आ गया, ये हमेशा याद रखेंगे। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैसे लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, याद ही होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, ऑफन, डेली, जनरली, ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलरली, है कि नहीं। नेवर, नेवर, डॉट डॉट लेते हैं समटाइम्स वगैरह, बहुत सारा है, देख लेना है। ठीक है। और इनके साथ कुछ और भी एडवर्ब हैं, लिखिए लेते हैं तब भी क्लियर हो जाएगा। क्या इतना हो गया। एवं कुछ एडवर्ब, अब कुछ एडवर्ब में मैं जो लिख रहा हूं उसको नोट कर लेंगे। ऑलमोस्ट, करीब करीब, जस्ट, तुरंत ही, हार्डली, मुश्किल से, नियरली, लगभग, नियरली मतलब लगभग, ऑलरेडी का प्रयोग सामान्यतः सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है। जैसे सी नेवर कुक्स फूड। बीच में आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट और जो वर्ब होगा उसके बीच में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये नेवर आपका इसमें है, देख लीजिएगा, और ये जो है वर्ब है, इसके बीच में हमने इसका प्रयोग किया। सी ऑफन कम्स लेट। देखिए कम्स एक वर्ब है और सी एक सब्जेक्ट है, और ये जो ऑफन है ए ओ एफ टी ई एन है, ऑफन, ऑफन नहीं है, ऑफन, ध्यान। तो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहे हैं। बात समझ गए। तो आपने देख लिया
एडवर्ब का कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे थे। अब हम एक चीज़ और सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्रम क्या होना चाहिए, एक छोटा वीडियो बनेगा जो कल मैं आपको अपलोड करूंगा। चलिए आपसे एक बार कह दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।